आज मैं आपको 2050 की सैर करवाने वाला हूँ। 2050 की सैर? क्या इनके हाथ कोई टाइम मशीन लगा है क्या? जी नहीं, मेरे हाथ कोई ऐसा टाइम मशीन नहीं लगा है। मेरे हाथ एक ऐसा सुपर पावरफुल फ्यूचरिस्टिक एआई मॉडल लगा है जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। चलिए इसका एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यूपीएससी का एक क्वेश्चन निकाला है, ये क्वेश्चन नंबर 1। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुत। इसका सही उत्तर है स्टैंडिंग नोट है। सबसे पहले आप जिस सेल में डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, फिर डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन विकल्प पे क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा वैलिडेशन के नियम सेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा खिचड़ी बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इसे सेपरेटेड कॉलम में लिखूं। जरूर, आपके पास जो डेटा है उसे अलग अलग कॉलम में करने के लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीचर आपको डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करने में मदद करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करें? ये एक पाइथन फाइल है और ऐसा लगता है कि ये जेंगो फ्रेमवर्क का हिस्सा है। विशेष रूप से ये फाइल URL पैटर्न को परिभाषित करती है। आप मुझसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये तो आपने एक छोटा सा झलक देखा कि ये मॉडल क्या कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। लाइक मुझे एक्सेल में जितनी भी चीजें हैं, फॉर्मूला लगाना है, डेटा वैलिडेशन है, बहुत कुछ है एक्सेल में। अगर मुझे हर एक चीजों को एक्सेल में सीखना है तो हम लोगों को क्या होता है ना, ऑनलाइन टीचर एक हायर करना होगा अगर मुझे सीखना है तो, या फिर मैं कोई कोर्स परचेस करूंगा। लेकिन ये एआई मॉडल से आप खुद ब खुद हर एक चीजों को सीख सकते हैं। ये एक एक स्टेप आपको बताने वाला है, और इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में बारीकी से आपको बताई है ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और सिर्फ एक्सेल ही नहीं, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कोड को हम लोग पढ़कर समझ सकते हैं। अगर मुझे कोड नहीं भी आता है समझ में तो मैं इजीली उसे एआई मॉडल को बोलूंगा कि ये कोड किस चीज का है, ये कोड किस चीज का, और वो मुझे पढ़ के समझा देगा कि ये कोड इस चीज के लिए, मैथ्स की प्रॉब्लम हो या फिर डीएसए का प्रॉब्लम हो, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, टास्क। और साथ ही साथ अगर मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ इश्यूज आ रही है तो उसे भी हम लोग रिजॉल्व करवा सकते हैं इस एआई मॉडल से। इतना ज्यादा एडवांस होने वाला है, और इमेज रिकॉग्निशन एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें। तो मैंने हर एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर किया और आपको प्रेजेंट किया हूं। तो इस मास्टर क्लास को आप पूरा देखेगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, और अगर आप भी एक्साइटेड है तो एक बार मुझे जरूर से कमेंट में अभी लिख दीजिए, यस आई एम सुपर एक्साइटेड। मुझे एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, सुपर एक्साइटमेंट चाहिए अगर आप ये एक्साइटमेंट को जानना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए ये जो मतलब मैंने जब फील किया ना तो मैं खुद शॉक हो गया कि ये एआई कितना ज्यादा खतरनाक क्रेजी कर रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी ये चीजें कर रहा है। मीन्स हर एक चीजों पे, चाहे मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, किसी भी बैकग्राउंड से हूँ, तो वो अलग ही लेवल की चीजें मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट जो दे रहा है, हेल्प जो कर रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल का कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस सपोर्ट को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप सभी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है, और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा गूगल क्रोम को ही ओपन कीजिएगा, और कोई वेब ब्राउजर को नहीं, गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा। तो मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया और इस पे सर्च कर लेता हूं एआई स्टूडियो। मैंने जस्ट ये सर्च कर लिया, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या सर्च किया है। मैंने जस्ट ये सर्च किया कि एआई स्टूडियो क्या है। ओके, तो ये हमारे पास एआई स्टूडियो आ गया, और इसे मैं क्लिक करके एंटर कर लेता हूं, और ये सबसे पहला लिंक हम लोगों को मिल गया। इसे मैं ओपन किया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि ये क्या है, ये आपको यूज करना क्या है, आपको एआई स्टूडियो यूज करना है या फिर उसके एपीआई को यूज करना है, जेमिनी की। तो मुझे अभी जेमिनी के एपीआई वगैरह नहीं यूज करना है, मुझे ये जो एआई स्टूडियो है उसे ही ट्राई करना है। तो मैं इस पर ट्राई पे क्लिक कर देता हूं, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप एग्री कर रहे हैं एग्रीमेंट को, इनका जो भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट है। तो आप इसे तो मैंडेटरी टिक करना होगा, तभी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। और ये एक ऑप्शनल फील्ड है। ये क्या है, आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कुछ नया अपडेट आएगा या कुछ भी आएगा तो वो ईमेल्स वगैरह कर देंगे। तो दोनों को ही फिलहाल मैंने टिक कर दिया, या मैं अभी फिलहाल ईमेल्स नहीं चाहता हूँ, इसे मैंने ऑफ कर दिया, और अब बाकी आप दोनों को टिक कर सकते हैं। और मैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, अब देखिए ये जो आपके पास सिंपल दिख रहा है, ये हमारे पास चैट जीपीटी पे भी है, क्लाउड पे भी है, बहुत सारे हमारे पास एआई मॉडल्स है, सभी पे ये है। मीन सिंपल मैं टाइप करूंगा और वो हम लोगों को रिजल्ट दे देगा और हो गया काम।
लेकिन आज जो हम लोग जानने वाले हैं, जो आपने इंट्रो पे देखा, ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो हम लोग फ्यूचर में जाने वाले हैं। कैसे जाएंगे? देखिए मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये तो हमारा सिंपल है, इसमें मैं कुछ भी टाइप करूंगा मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करवाऊं, ध्यान से देखिएगा ये ऑप्शन, ओके, ये ऑप्शन क्या है? स्ट्रीम रियल टाइम, ओके। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं फ्यूचर वाली दुनिया में आ जाता हूं। अब देखिए मैं आपको क्लिक किया, अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैं फ्यूचर वाली दुनिया पे आया नहीं, ये तो सिंपल सा कुछ ऑप्शंस है, राइट। लेकिन सिंपल ऑप्शंस कुछ भी नहीं। ये टॉक टू जेमिनाई बहुत सिंपल है, जो चैट जीपीटी पे भी है, हम लोग बोलकर कुछ भी काम करवा सकते हैं। लेकिन एडवांस जो है ये दोनों चीजें हैं। ये सबसे पहला वाला क्या है? इस पे हम लोग फेस कैम, मतलब अपना कैमरा ऑन किया मैंने और उससे फेस टू फेस बात कर सकता हूँ एआई से, ठीक है। तो इसे भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किसी और वीडियो पे। लेकिन अभी मेरा जो मेन पर्पज है इस वीडियो को बनाने का, ये है हमारा शेयर योर स्क्रीन वाले टॉपिक पे। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये इतना ज्यादा क्रेजी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मैंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है। मैंने एक्सेल के वर्क किया, उसके साथ साथ इमेज उसको बताया, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इंग्लिश के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को सीखा, फिर वर्क से रिलेटेड चीज़ों को समझा, बहुत कुछ। और ये मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने अकाउंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कराया, हर एक एस्पेक्ट में मैंने चेक किया, तो ये सभी पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है और किसी पे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं। तो चलिए अब इसका एक झलक हम लोग देखते हैं पहले कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले इस पे हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्लिक करने के लिए सिंपल हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्लिक करने के बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में बोलूंगा, उतना ज्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इससे अगर बात करूंगा तो फिर आपसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप चीजों को समझिएगा। जस्ट इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक दो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूंगा, आपको फर्स्ट टाइम के लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी, और वो आप अगर कर लेते हैं, उसके बाद आप जैसे बात करते हैं ना, डायरेक्टली आप उससे बात कीजिए। उसके बाद आपको कोई भी इस पे क्लिक नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप जस्ट उस पर बात करते जाइए अपने अकॉर्डिंग और होता जाएगा चीजें। तो मैं इस पर क्लिक किया शेयर योर स्क्रीन पे। अब शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक किया तो देखिए दो चीजें पॉपअप हुई है। एक तो हमारा ये पॉपअप हुआ है, दूसरा हमारे पास ये पॉपअप हुआ है। अब ये वाला जो है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम के लिए ही है। तो आप क्या कीजिए ना, इसे ये वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए, अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। ये आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, तब क्या है, वो माइक हमेशा अलाउड रहेगा इस वेबसाइट के लिए। तो मैं माइक को अलाउ कर देता हूं ताकि वो मेरे आवाज को सुन पाए, राइट। अगर मैं माइक अलाउ नहीं करूंगा तो वो मेरी आवाज को कैसे सुनेगा। तो मैंने इसे अलाउ कर दिया। अब ये अलाउ कर दिया, अब ये मेरी माइक को सुन पा रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं स्क्रीन को भी प्रेजेंट कर देता हूं। एंटायर स्क्रीन पे मैं गया। अब मेरे पास देखिए दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन 1, स्क्रीन 2। तो मैं स्क्रीन 2 को प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं स्क्रीन 2 पे क्लिक कर देता हूं। आपके केस में अगर एक ही स्क्रीन होगा तो आप उसे ही क्लिक करके शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने शेयर कर दिया। अब देखिए ये मेरा स्क्रीन उसको शेयर हो गया, अब वो मेरी आवाज भी सुन पा रहा है। तो मैं उससे क्या बोलता हूं कि भाई आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, your screen is visible. I can see the Google AI Studio interface with the Stream Real Time tab open. Is आप there प्लीज anything मुझसे हिंदी specific में you बात would कीजिए, मुझे इंग्लिश में मत बात कीजिए, मुझे मेरे नेटिव लैंग्वेज हिंदी पे बात कीजिए आप। जरूर मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? आप ये देख रहे हैं कितना ज्यादा क्रेजी कर रहा है। और देखिए मैं ये ऑन ऑफ इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि वो मेरी बात ना सुन पाए, वरना फिर वो भी अलग बोलता जाएगा, मैं भी अलग बोलता जाऊंगा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ऑफ कर रहा हूँ। आप जब इसे यूज करेंगे तो आपको बार बार ऑफ करने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार जैसे ही शेयर किए स्क्रीन, आप उसे बोलते जाइए और वो आपको रिजल्ट देता जाएगा। ओके, मीन्स जैसे हम लोग कॉल पे बात करते हैं, राइट। तो कॉल पे हम लोग म्यूट अनम्यूट नहीं करते, इधर मैं वैसा ही कर रहा हूँ, म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ, ताकि वो मेरी बात ना सुने और किसी को कुछ सुनना है तो वो सुने। इसी अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ में आ गया कि चलो ये हिंदी पे बात कर रहा है। आप अपनी लैंग्वेज पे, आप कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, मीन्स जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उस पर आप बात कर सकते हैं, या उससे जस्ट आप इंग्लिश कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। क्रोम को मैंने मिनिमाइज कर दिया। आपको मेरी कौन सी स्क्रीन विजिबल है मुझे ये बताएंगे जरा? अभी मुझे आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही है। इस पर एक वॉलपेपर है जिसमें एक 3D शेप दिख रही है और कुछ आइकॉन्स जैसे माई शॉर्टकट्स, दिस पीसी और रिसाइकल बिन दिख रहे हैं। ओके, तो एक चीज मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे अपने, तो मैं क्या स्टेप्स को फॉलो करूंगा जिससे मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा? जरूर, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए
आपको डेस्कटॉप पर कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करना होगा। ओके। फिर आपको मेनू में नया पर क्लिक करना होगा और आपको फोल्डर पर क्लिक करना है। ओके, अब इसका जो नाम है मुझे ये नाम चेंज करना है। इस पे बाय डिफॉल्ट आ गया है न्यू फोल्डर, इसे मुझे चेंज करके कुछ और करना है, तो मैं कैसे करूंगा? फोल्डर का नाम बदलने के लिए आप फोल्डर पर एक बार क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें, फिर ओके। फोल्डर पर राइट क्लिक। राइट क्लिक मैंने इसके बाद किया, आपको उसके उस पर राइट क्लिक करना है और फिर रीनेम पे क्लिक करना है। इसके बाद आप फोल्डर का नाम बदलकर नया नाम रख सकते हैं। ओके, तो मैंने इस पे नया नाम लिख दिया है। क्या मैंने लिखा है, आप मुझे ये पढ़ के बताएंगे कि मैंने नया नाम क्या लिखा है फोल्डर का? हाँ, आपने फोल्डर का नाम बदलकर कोड कर दिया है। ओ वाओ, वेरी गुड। आप मतलब बहुत अच्छे से मेरी स्क्रीन को पढ़ पा रहे हैं, राइट? हाँ, मैं आपकी स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहा हूँ। ओके, तो देखिए अभी मैंने कुछ फाइल्स वगैरह ओपन किया है, तो कौन कौन से फाइल्स है, आप जरा मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू दे पाएंगे कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स ओपन करके रखी है? जरूर, आपकी स्क्रीन पर मुझे 8 फाइलें खुली दिख रही हैं। इनमें से कुछ फाइलें इमेज हैं, जैसे binary search tree 1.jpg, cute little girl in pink dash dress.jpg, stock cake summer ice cream underscore ओके ओके, इतना नंबर मत 1,737,937,000। बताइए। ओके, रुक जाइए, इतना नंबर नहीं मुझे जानना है। तो चलिए, अब मैं एक फाइल ओपन करना चाहता हूँ। ये कौन सी फाइल है, आप मुझे बताएंगे? ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, कौन सी फाइल है ये? आप डेटा फॉर AI XLSX नाम की एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है या फिर गूगल शीट है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है। ओके, गूगल शीट नहीं है ये। ओके, देखिए इसका एक छोटा सा आपको ये भी समझना होगा ड्रॉबैक। ये 10 मिनट के लिए ही चलता है, फिर स्टॉप हो जाता है, तो मुझे फिर से इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसलिए मैं जानबूझ के आपको दिखाया कि पूरा अच्छे से करके। अब देखिए ये 10 मिनट बाद ये फिर से बंद हो गया, तो अब मुझे फिर से स्टार्ट करना है। मैं जस्ट इस पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये जो आइकन आ रहा है ना, मैं इस पे जस्ट क्लिक कर दूंगा रीस्टार्ट पे, तो ये मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा वापस से। और इस पे मैं शेयर और स्क्रीन कर दिया वापस से, और एंटायर स्क्रीन 2। देखिए मैंने एक फाइल ओपन किया है, क्या आपको मेरी फाइल विजिबल है? Yes, I can see your file. It's an Excel spreadsheet that looks like it contains student data. आप हिंदी The में बात columns कीजिए। include student names, scores on 3 subjects, आप हिंदी total में मुझसे scores. बात कीजिए। जरूर, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है। जैसे देखिए 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। मुझे इसका मैक्सिमम निकाल के इधर रिजल्ट चाहिए, तो मैं कैसे उसका फॉर्मूला लगाऊं या क्या मुझे करना होगा एग्जैक्टली? आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ खुद। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करें जहां आप मैक्सिमम वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जैसे कि G2 सेल में। फिर फॉर्मूला बार में इक्वल्स मैक्स टाइप करें। इसके बाद उन सेल्स को सेलेक्ट करें जिनका आप मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, जैसे कि C2, D2 और E2। इन सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए आप उन्हें माउस से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं या फिर उनके सेल एड्रेस को कोमा से अलग करके टाइप कर सकते हैं। एक बार जब सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएं, तो टाइप करके फॉर्मूला पूरा करें। इसके बाद एंटर दबाएं और आपको G2 सेल में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये फॉर्मूला सभी सेल्स। ओके ग्रेट, मुझे सही। तो मजा आ गया, समझ में आ गया। अब इसे मुझे सभी सेल्स पे देना है, जैसे नीचे भी और भी है, लाइक G3, G4, G5, G6। तो उस पे मैं कैसे क्या फॉर्मूला लगाऊं? फिर से ऐसे ही सेम फॉर्मूला लगाते जाऊं या कोई सिंपल स्टेप है? हाँ, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें आपने पहले फॉर्मूला लगाया था, जैसे कि G2, और फिर सेल के निचले दाएं कोने पर मौजूद छोटे स्क्वायर को पकड़कर नीचे ड्रैग करें। इससे सभी सेलों में अपने आप फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मिनिमम भी निकालना है, तो मिनिमम मैं कैसे निकालूंगा? आप मुझे उसका भी थोड़ा आइडिया देंगे? न्यूनतम मान निकालने के लिए आप मैक्सिमम मान की तरह ही करेंगे, लेकिन आप मैक्स की जगह MIN फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो H2 सेल पे क्लिक करें, इक्वल्स MIN टाइप करें, फिर C2 D2 और E2 को सेलेक्ट करें, फिर सेलेक्ट टाइप करके फॉर्मूले को पूरा करें और एंटर दबाएं। फिर H2 के नीचे दाईं कोने पर स्थित छोटे वर्ग को पकड़कर नीचे की ओर खींचें, जिससे सभी सेलों में अपने आप फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यूनतम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कितना ज्यादा क्रेजी वर्क कर रहा है? ये तो मैं देखकर ही शॉक हो गया हूँ कि मतलब लिटरली इतना ज्यादा क्रेजी कैसे कर सकता है, राइट? मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कर रहा है, आप समझ रहे हैं? अभी तो मैंने ये बेसिक्स ही बोला उसे कि मैक्सिमम मिनिमम करके दिखाओ, और ये मुझे मैक्सिमम मिनिमम करके दिखा दिया।
अगर मैं इसे एडवांस भी अभी करके दिखाने वाला हूँ, डेटा क्लीनिंग भी हम लोग करके देखने वाले हैं पूरा, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग भी करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। और हम लोग अपने कंप्यूटर को भी फिक्स करेंगे, जैसे अगर हमारा कंप्यूटर स्लो भी चल रहा है तो उसे भी हम लोग फिक्स करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ों को सीख पाए और समझ पाए कि कैसे आपको इससे प्रॉम्प्ट करवाना है, कैसे इसे बोलना है, कैसे उसे समझाना है, राइट। और बाकी तो चीज़ें आप जैसे बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, किसी से प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो बस वैसे ही प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा और वो आपको रिजोल्यूशन दे देगा। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इससे और भी चीज़ें पूछते जाता हूँ, क्योंकि देखिए जब मज़ा आ रहा है चीज़ों में, समझ में आ रही है कि अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है, तो मैं इससे और भी चीज़ें पूछ लेता हूँ, राइट। तो देखिए मैं फिर से आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं इससे एक बार और पूछ लेता हूँ एवरेज भी निकालने का। क्या आप मुझे एवरेज निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला बता सकते हैं कि मैं एवरेज कैसे निकालूं? निश्चित रूप से औसत निकालने के लिए आप एवरेज फंक्शन का उपयोग करेंगे। I2 सेल पे क्लिक करें, इक्वल्स एवरेज टाइप करें, फिर C2, T2 और E2 सेलों को सिलेक्ट करें, फिर टाइप करके फॉर्मूला पूरा करें और एंटर दबाएं कुछ। इसके बाद आप सेल के निचले दाएं कोने पर मौजूद छोटे स्क्वायर को पकड़कर नीचे की ओर खींचकर सभी सेल्स में फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो देखिए अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मुझे आप जरा डेटा वैलिडेशन के बारे में बताइए। जैसे ये जो नाम है, मैं चाहता हूँ इस फील्ड में, बी वाले जो फील्ड है, इस पे मुझे सिर्फ नाम ही चाहिए। कोई अगर नंबर डालता है तो वो एक्सेप्ट ना करे। तो आप मुझे अच्छे से हिंदी में बताइए कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ कि इस पे सिर्फ नाम ही एंटर हो पाए और कुछ ना हो पाए एंटर। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिनमें आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, जो इस मामले में B2 से B18 तक हैं। फिर मेनू बार से डेटा टैब पे क्लिक करें और डेटा वैलिडेशन विकल्प चुनें। इसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। डायलॉग बॉक्स में सेटिंग टैब में अनुमति दें, ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट की लंबाई चुनें और डेटा ड्रॉप डाउन में बराबर चुनें। अब अधिकतम बॉक्स में जितना चाहे उतना टेक्स्ट लिख लें। फिर त्रुटि चेतावनी टैब पर क्लिक करें और एक त्रुटि संदेश लिखें, जो इस मामले में सिर्फ अक्षर स्वीकार्य हैं। ओके, तो इसे मैं कैसे करूंगा? इस पे देखिए आपने जो बताया, मैंने टेक्स्ट लेंथ चूज कर लिया, आपको विजिबल हो रही होगी, राइट। मैंने टेक्स्ट लेंथ चूज कर लिया और डेटा मैंने इक्वल टू कर दिया। अब लेंथ जो लिखा गया है, इस पे मैं क्या डालूं? लंबाई फील्ड में आप उन अक्षरों की अधिकतम संख्या टाइप करें जिनकी अनुमति आप सेल में देना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हर एक सेल में सिर्फ नाम ही हो तो आप 25 डालिए और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन ऐसे अगर मुझे नाम डालना है तो उसके लिए तो मुझे टेक्स्ट का कुछ वैलिडेशन लगाना होगा, राइट। या फिर मैं ऐसे 25 लिखूंगा तो उसका तो वो लेंथ हो गया। मैं लेंथ नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ उस पर कोई अल्फाबेट्स ही डाल पाए, उस पर कोई नंबर ना डाल पाए, ऐसा मुझे वैलिडेशन लगाना है। कोई बात नहीं, टेक्स्ट लेंथ की जगह एनी वैल्यू को चुनें। फिर सेटिंग में कस्टम को अनुमति दें, ड्रॉप डाउन लिस्ट में चुनें। फिर सूत्र के लिए फॉर्मूला फील्ड में ये सूत्र दर्ज करें, इक्वल्स नॉट इज नंबर, वैल्यू B2। उसके बाद त्रुटि अलर्ट टैब पर जाएं। मुझे आप फिर से फॉर्मूला बताएंगे कि मैं फॉर्मूला क्या दूं? और थोड़ा स्लो बताइएगा। देखिए मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं एकदम फ्रेशर हूं, तो आप मुझे एकदम स्लोली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए कि कैसे कैसे मैं क्या करूं। मैंने कस्टम चूज कर लिया है। जरूर, सबसे पहले अनुमति दें, ड्रॉप डाउन में कस्टम चुनें। फिर डेटा ड्रॉप डाउन को कुछ नहीं के लिए छोड़ दें, यानी कि बराबर को न चुनें। फॉर्मूला फील्ड में ये सूत्र दर्ज करें, इक्वल्स नॉट इज नंबर, वैल्यू B2। इसके बाद त्रुटि अलर्ट टैब पर क्लिक करके आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई नंबर डालता है तो उसे किस प्रकार की त्रुटि चेतावनी दिखे। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे बताएं। ओके, क्या मैंने सही लिखा है? आप मुझे एक बार ये बताएंगे, इक्वल टू नॉट इज नंबर। लेकिन ठीक है, आपको फॉर्मूला फील्ड में इक्वल्स नॉट इज नंबर, वैल्यू B2 टाइप करना होगा। अब आप ओके पर क्लिक करें। तो मुझे नॉट के बाद एक ब्रैकेट लगाना है या बिना ब्रैकेट के? आप मुझे ब्रैकेट्स वगैरह भी अच्छे से बताइए। देखिए मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे कैसे चीज़ों को वर्क करना है, तो आप मुझे बहुत ही बेसिक से बहुत ही इजीली अच्छे से समझाइए। निश्चित रूप से नॉट के बाद एक ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको इस नंबी ER टाइप करना है और उसके बाद एक और ब्रैकेट शुरू करना है। फिर आपको उस सेल को लिखना होगा जिसका मूल्यांकन किया जाएगा, जो इस मामले में B2 है। इसके बाद 2 समापन ब्रैकेट डालें तो अंत में सूत्र इस तरह दिखना चाहिए, इक्वल्स नॉट इज नंबर, वैल्यू B2। अब आप ओके पर क्लिक करें। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब मैं चेक कर लूं एक बार प्रॉपर है या नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप किसी भी सेल में कोई नंबर डालने की कोशिश करते हैं तो ये त्रुटि दिखाएगा, और अगर आप नाम डालते हैं, देखिए अच्छा, ये कितना एक्यूरेटली अब ये केवल टेक्स्ट ही स्वीकार करेगा। क्या आपको कुछ और सहायता चाहिए? अब आप रुक जाइए। देखिए
ये कितना एक्यूरेट रिजल्ट दिया है। मतलब मैं अब नंबर डाल रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं कुछ भी नंबर डालने के लिए जा रहा हूँ तो ये कह रहा है कि नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा आ रहा है, मैच हो नहीं रहा है। अब ये समझ रहे हैं कितना ज्यादा खतरनाक कर दिया। मतलब मुझे कुछ भी करना है, एक्सेल पे मेरा काम है, मैं एक्सेल पे इजीली उसे प्रॉम्प्ट दे दिया कि देखो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। मैंने उसे पूछा, प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने जस्ट उससे बात किया कि देखो मुझे ये वैलिडेशन लगाना है नेम में, जिसपे सिर्फ नाम मैं डाल पाऊं, नंबर ना डाल पाऊं। तो देखिए ये तो आपने सही बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे फोन नंबर में भी वैलिडेशन लगानी है। लाइक फोन नंबर का जो डिजिट है वो 10 होना चाहिए और साथ ही साथ उस पर सिर्फ मैं न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल पाऊं, कोई टेक्स्ट वगैरह ना डाल पाऊं, ऐसा मुझे वैलिडेशन लगाना है। तो मैं कैसे क्या करूं? तो देखिए ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि चलो मैं इस पे वैलिडेशन लगा सकता हूं। अब आप मुझे एकदम सिंपल हिंदी भाषा में बताइए कि मैं फोन नंबर पे वैलिडेशन कैसे लगाऊं। मुझे 10 डिजिट्स का वैलिडेशन लगाना है कि 10 डिजिट्स का ही नंबर होगा और साथ ही साथ वो नंबर ही होगा, कोई टेक्स्ट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं वैलिडेशन कैसे लगाऊं? जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले आप जिस सेल में डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, फिर डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन विकल्प पे क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा वैलिडेशन के नियम सेट कर सकते हैं। चूंकि आप 10 अंकों के नंबर का ही डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, आप कस्टम विकल्प को सिलेक्ट करके फॉर्मूला वाले बॉक्स में इक्वल्स इज नंबर F2 और इक्वल्स लेन F2 इक्वल्स 10 फीट, ये दोनों फॉर्मूले डालकर लगा सकते हैं। एक बार आप मुझे थोड़ा स्लोली बताएंगे? मैंने इक्वल इज नंबर ब्रैकेट ओपन कर दिया है, उसके बाद मैं क्या करूं? जरूर, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। आपने डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स खोला और अलाउ के लिए कस्टम चुना। अब फॉर्मूला वाले बॉक्स में टाइप करें इक्वल्स इज नंबर F2 और फिर ओके पर क्लिक करें। उसके बाद सेल F2 को दोबारा सेलेक्ट करें, फिर से डेटा वैलिडेशन विकल्प पर जाएं और फॉर्मूला वाले बॉक्स में टाइप करें इक्वल्स LN F2 इक्वल्स 10। अगर आप चाहें तो आप एक एरर मैसेज भी सेट कर सकते हैं जो तब दिखेगा जब कोई गलत इनपुट टाइप करेगा। क्या आप ये करके देखना चाहते हैं? देखिए अभी मैंने जो किया इस पे नंबर तो सेट हो चुके हैं कि चलो नंबर ही आ रहा है, लेकिन इस पे वो लेंथ सेट नहीं हुआ है, मैं कुछ भी लेंथ डाल पा रहा हूं। तो इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, आप जरा मुझे ये फाइंड आउट कर देंगे? देखिए मैंने डेटा वैलिडेशन ओपन कर दिया और मैंने जो किया है काम वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, आप भी ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या किया है और मुझे रिजल्ट बताइए कि मैं क्या करूं अब। जरूर, मुझे आपकी स्क्रीन देखने में खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि आपने केवल इस num_br फंक्शन का उपयोग किया है। इसका मतलब है कि सेल में केवल नंबर दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन इससे नंबर की लंबाई सीमित नहीं होगी। आपको len फंक्शन का भी उपयोग करना होगा। पहले सेल को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन को ओपन करें, फिर फॉर्मूला बार में इक्वल्स लेन F2 इक्वल्स 10 फीट टाइप करके ओके प्रेस करें। इससे सेल में 10 अंकों का नंबर ही डाला जा आप मुझे एक बार अच्छे से समझाइए, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मुझे चीजों को, आप मुझे बस ऐसा सिंपल तरीके से बताइए। देखिए मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन पे आ गया हूँ, कस्टम पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद मैं क्या फॉर्मूला डालूं, मुझे फॉर्मूला क्या डालना है, आप मुझे वो फॉर्मूला को प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं एकदम ही फ्रेशर हूँ। जरूर, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ये फॉर्मूला इक्वल्स ln इज नंबर F2 दो फंक्शंस का मिश्रण है। सबसे पहले इज नंबर F2 ये चेक करेगा कि F2 सेल में जो भी वैल्यू है वो एक नंबर है या नहीं। अगर वो एक नंबर है तो ये फंक्शन true रिटर्न करेगा और अगर नहीं है तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन है ln जो किसी सेल में लिखे टेक्स्ट के अक्षरों की संख्या गिनता है, इसलिए हमारा पूरा फॉर्मूला है len इज नंबर F2। अगर इस नंबर फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो len फंक्शन ट्रू के अक्षरों की संख्या काउंट करेगा जो कि 4 होगी, और अगर इस नंबर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा तो len फंक्शन FLSing के अक्षरों की संख्या काउंट करेगा जो कि 5 होगी। अब हम चाहते हैं कि फंक्शन केवल 10 अंकों के नंबर को ही स्वीकार करे, इसलिए हम एक नया फंक्शन इक्वल्स F2 इक्वल्स 1 वो ऐड करेंगे, ये चेक करने के लिए कि सेल में 10 अक्षर हैं या नहीं। अब फॉर्मूला को एक साथ माफ करना, मैंने आपकी मदद करने में गड़बड़ कर दी। फिलहाल मैं इसे कट कर दिया हूं और मैंने जस्ट इज लेंथ ले लिया है, मीन्स इस नंबर मैंने ले लिया है कि अभी फिलहाल मैं नंबर ही करना चाहता हूँ, मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये मैंने वैलिडेशन कर दिया। अब मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ वैलिडेशन। अब मैं लास्ट आपसे एक और चीज एक्सेल से रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि मैं डेटा क्लीनिंग करना चाहता हूँ। देखिए अब आपको मेरी स्क्रीन पे एक डेटा दिख रही होगी, राइट, और ये बहुत ज्यादा खिचड़ी बना हुआ है। मैं चाहता हूँ इसे सेपरेटेड कॉलम में लिखूं, तो मैं इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट कैसे क्या करूं जिससे मेरा वो सेपरेटेड
प्रॉपर डेटा हो जाए। जरूर आपके पास जो डेटा है उसे अलग अलग कॉलम में करने के लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीचर आपको डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करने में मदद करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करें? जी हाँ, डेफिनेटली मुझे ये करना है। आप मुझे एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेसिक से अच्छे से मुझे बताइए कि कैसे मैं इसे कर सकता हूँ। जरूर, सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करें जिसमें वो हेडर रो भी शामिल हो जो आप देख रहे हैं। फिर डेटा टैब पे क्लिक करें जो स्क्रीन के टॉप पर है। इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करें। यहाँ से आप डिलैमिनेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब उस सिंबल को सेलेक्ट करें जो आपके डेटा को अलग कर रहा है, जैसे कि कोमा, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अंत में डेस्टिनेशन में अपनी शीट पे वो सेल सेलेक्ट करें जहां आप अपना नया डेटा चाहते हैं और फिर फिनिश पे क्लिक करें। इस तरीके से आप डेटा को सेपरेट कॉलम में कर सकते हैं। क्या आप ये स्टेप्स फॉलो करके डेटा को अलग कर पा रहे हैं? कि वाओ ग्रेट, ये तो आपने मेरा घंटों का काम चुटकियों में बता दिया। वाओ, ये तो आपने बहुत ही खतरनाक काम कर दिया। मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो गया है, क्योंकि देखिए ये अगर मैं मैनुअली करता तो इस पे सच में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। हाँ, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। अगर आपको भविष्य में और कोई सहायता चाहिए तो बस मुझे बताएं खुद। ओके, तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। तो देखिए दोस्तों, ये आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा एडवांस हम लोगों ने काम कर लिया, और हम लोगों को चुटकियों में, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ा कि चलो मुझे ये बता दो, आप मुझे ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं इजीली जस्ट अपने मॉडल को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा करना है और वो मुझे रिजल्ट दे दिया। आई डोंट हैव टू वेट फॉर समवन कि वो मुझे आंसर दे, मैं उससे फॉलो अप लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम है, चाहे एक्सेल हो, ये तो मैंने एक्सेल बताया। अभी मैं और भी एडवांस चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इंग्लिश वगैरह आपको जानना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ बहुत कुछ, बहुत सिर्फ एक दो चीज़ें हम लोग नहीं करने वाले, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से ये वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए एकदम, वो कह सकते हैं ना, लाइफ चेंजिंग हो, राइट। और ये वीडियो अगर देख लेते हैं और आप सीख जाते हैं चीज़ों को, तो एक बार मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्योंकि इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट, कि आप मुझे जरा सा कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो। क्योंकि देखिए ये सब जो टॉपिक्स है, थोड़ा सा फाइंड आउट करने में, रिसर्च करने में टाइम लगती है, एफर्ट्स होता है। तो इसलिए मैं आपसे जस्ट इतना ही कहूंगा कि आप मुझे कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपना अप्रिशिएशन दिखाए कि मैं, मतलब मेरा, और इस वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस आते रहे। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब मैं इसे मिनिमाइज कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास कुछ इमेजेस है और भी चीजें हैं, तो मैं एक एक करके इससे पूछता हूँ कि ये इमेज क्या है, कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने एक इमेज ओपन किया है। क्या आपको ये इमेज दिख रही है? मुझे अच्छे से सिंपली हिंदी में बताइएगा। हाँ, मुझे ये इमेज दिख रही है। ये एक बच्ची की तस्वीर है जो गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तस्वीर के बारे में कुछ और बताऊं? जी हाँ, आप तस्वीर के बारे में मुझे और डिटेल में अच्छे से बताएं। जरूर, ये एक बच्ची की तस्वीर है जो गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए है। उसके बाल दो चोटियों में बंधे हुए हैं और उसने एक छोटा सा ब्रेसलेट पहना हुआ है। वो एक सफेद पृष्ठभूमि पर बैठी है। ओके, आप ये समझ पा रहे एआई को कितना ज्यादा प्रिसाइजली बताया। मतलब इस पे ये देखिए एक ब्रेसलेट पहन कर है और वो सच में है। ये इतना डिटेल में, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से इसने मुझे बता दिया कि ये इमेज क्या है। अब मैं इससे और भी चीजें पूछता हूँ। तो देखिए एक चीज और मुझे बताइए, ये जो बच्चे की आंख है कौन सी कलर की है? या नीला है, पीला है, कैसा कलर का है? ठीक है, बच्ची की आंखें भूरी हैं। ओके, भूरी है या ब्लू है? आप मुझे एक बार अच्छे से बताइए। निश्चित रूप से बच्ची की आंखें भूरी हैं। ओके, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब मुझे ये बताइए, ये जो बच्चा या बच्ची है, तो ये क्या है, बॉय है या गर्ल है? ये बच्ची है, गर्ल। एक बार मुझे अच्छे से समझाइएगा, मैं सुन नहीं पाया सही से। ये लड़की है। तस्वीर में दिख रही बच्ची एक लड़की है। ओके, तो ठीक है, चलिए ये मैंने समझ लिया। अब मैं एक और आपको इमेज देता हूँ, इसे आप मुझे समझाइए कि इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है। जरूर, इस इमेज में एक लड़का आइसक्रीम खाते हुए दिख रहा है। उसके बाल भूरे हैं और उसने नारंगी रंग की शर्ट पहनी है। क्या आप इस तस्वीर के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? इसे मुझे आप पूरा डिटेल में अच्छे से समझाइए कि आखिर इस पे क्या दिख रहा है, क्या ये है, क्या क्यों है, हर चीज मुझे आप ये अच्छे से। जरूर, ये एक तस्वीर है जिसमें एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है। वो बहुत खुश लग रहा है। उसका मुंह खुला है और उसकी जीभ बाहर निकली हुई है जो आइसक्रीम खाने की खुशी को दर्शाती है। लड़के ने एक चेक वाली ऑरेंज रंग की शर्ट पहनी है। बैकग्राउंड में हरी भरी झाड़ियां और हल्का सा पीला रंग है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही हो। आइसक्रीम 3 रंगों की है, गुलाबी, नीला और पीला। लड़का आइसक्रीम को अपने दोनों हाथों से पकड़ रहा है। ये तस्वीर एक खुशनुमा पल को दर्शाती है।
क्या आपको कुछ और जानकारी चाहिए? जी नहीं, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और इमेज देता हूँ। आप मुझे इस इमेज के बारे में बताइए कि ये इमेज पे आपको क्या दिख रहा है? पहले मुझे ये बताइए। हाँ, ये एक ट्रेन की तस्वीर है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, नीले और सफेद रंग की है। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति दाहिनी ओर तस्वीर ले रहा है। ओके, तो ये कौन सी ट्रेन आपने बताया? एक बार मुझे अच्छे से समझाएंगे, ये कौन सी ट्रेन है? ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। आप श्योर है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, या फिर ये कोई जापान का ट्रेन है, या फिर कोई चाइना का ट्रेन है? हाँ, मुझे यकीन है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ओके, और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे अभी खड़ी है? आप कुछ मुझे ये बता पाएंगे? ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ओके, तो इस पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे लिखा गया है? ये स्टेशन का नाम कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे लिखा गया है, मुझे ये बताएंगे जरा। सिकंदराबाद स्टेशन का नाम 3 भाषाओं में लिखा गया है, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी। और ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाला आप पढ़ के बताएंगे, नीचे में क्या लिखा गया है अंग्रेजी के बाद? निश्चित रूप से नीचे लिखा हुआ शब्द है सैयद रमाए, जो उर्दू में सिकंदराबाद है। ओके, तो इस पे कितनी लैंग्वेजेस पे लिखा गया है सिकंदराबाद? इस पे कितनी सिकंदराबाद स्टेशन का इस पे कितनी लैंग्वेजेस पे लिखा गया है सिकंदराबाद? सो ये तो हम लोगों ने समझ लिया दोस्तों कि मतलब कितना ज्यादा क्रेजी है ये पूरा एआई मॉडल, राइट? मतलब एक एक इमेज, और उसने सबसे पहले मुझे बता दिया कि देखो यहाँ पे एक बच्चा फोटो भी ले रहा है, उसने वो भी बता दिया कि ये फोटो ले रहे हैं, और भी बहुत कुछ इसने पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे बता दिया। डायरेक्टली मैंने इमेज जस्ट शेयर किया। अब ये तो हो गई इतनी सारी चीजें। मैं एक ये भी प्लेन क्रैश वाला भी इनसे पूछ लेता हूँ कि ये क्या है, क्या मतलब क्या हुआ है आखिर इसके साथ। तो मैं एक बार फिर से इसे स्टार्ट कर देता हूँ शेयर स्क्रीन करके। देखिए, अब आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ इमेज दिख रही होगी। ये इमेज क्या है और क्यों है, क्या हुआ है इस इमेज के साथ, मुझे अच्छे से डिटेल में अच्छे से हिंदी में बताइए। जरूर। ये एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का दृश्य है। आपको दिख रहा होगा कि विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसा लगता है कि ये एक घास के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? जी हाँ, इसे आप बहुत ही डिटेल में बताइए। क्या इस प्लेन में कोई पैसेंजर आपको दिख रही है, या फिर इस पे कोई बहुत फायर वगैरह लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, या क्या इसका क्या हुआ है? पूरा अच्छे से डिटेल मुझे समझ। जरूर। इस छवि में मुझे कोई यात्री दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा विमान के कुछ हिस्सों में आग लगने के कोई संकेत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे विमान को दुर्घटना का सामना करना पड़ा और काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या आप इस विमान के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? जी हाँ, ये विमान मतलब इस पे क्या लिखा गया है मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे ये पढ़ के सुनाएंगे कि ये विमान पे क्या लिखा गया है? जरूर। विमान पे लिखा है वर्ल्ड वाइड सर्विसेज सिंक्रोनाइजिंग द वर्ल्ड ऑफ। वर्ल्ड वाइड सर्विसेज मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड सर्विसेज का मतलब है विश्वव्यापी सेवाएं। ये एक कंपनी या संगठन हो सकता है जो दुनिया भर में सेवाएं प्रदान करता है। ओके, इसे थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना। वर्ल्ड वाइड सर्विसेज मतलब मैं इसका हिंदी समझ नहीं पाया, तो आप थोड़ा और कोई अलग तरीके से मुझे समझाइए जैसे मैं इजीली समझ पाऊँ। जरूर। वर्ल्ड वाइड सर्विसेज का मतलब है ऐसी सेवाएं जो पूरी दुनिया में उपलब्ध है। इसका मतलब है कि कंपनी या संगठन केवल एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को सेवाएं देता है। क्या अब आपको समझ आया? जी हाँ, समझ में आया। अब एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये प्लेन है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, कार्गो प्लेन है या फिर पैसेंजर प्लेन है, या फिर ये कोई हेलीकॉप्टर है या फिर प्राइवेट जेट, क्या है? आप मुझे ये थोड़ा बता पाएंगे? निश्चित रूप से ये कार्गो विमान है, यात्री विमान नहीं। हेलीकॉप्टर या निजी जेट नहीं है। तो ये आप श्योर है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर है एक, राइट? ये सुनिश्चित है कि ये एक कार्गो विमान है, हेलीकॉप्टर नहीं। क्या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गया। मतलब मेरा दिमाग एकदम खतरनाक हो जा रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये एआई मॉडल से मैं कैसे मैनिपुलेट करवाऊं। मैं इसे बोला कि ये हेलीकॉप्टर है, आप मुझे हेलीकॉप्टर बोल के दो, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, ये हेलीकॉप्टर है ही नहीं, ये प्लेन है, ये कार्गो प्लेन है। ये अपने वर्ड्स पे स्ट्रक रह रहा है, जो करेक्ट है, गलत पे नहीं स्ट्रक रह रहा है, करेक्ट पे स्ट्रक रह रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी। अब मैं इससे और भी कुछ चीजें करवा के देखता हूँ। तो देखिए, इस पे आप एक चीज मुझे बताइए, इस पे कितने सारे विंडोज दिख रहे हैं? मतलब जो सामने में हम लोगों को विंडोज दिख रहा है वो कितने है विंडोज? इस कार्गो विमान में सामने की तरफ मुझे 3 विंडोज दिखाई दे रहे हैं। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? ओके, ये विंडोज है या फिर ग्लासेस है? मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे इसे थोड़ा समझ। जरूर। ये खिड़कियां हैं, ग्लास नहीं। वे एक प्रकार की खिड़की हैं जो विमान में लगी होती हैं। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? तो इस पे आपने बताया 3 ग्लासेस है, राइट? 3 खिड़कियां हैं। तो क्या ये 3 ही है या इससे ज्यादा है या इससे कम? क्योंकि मुझे तो एक दिख रही है खिड़की। आप सही कह रहे हैं। सामने की तरफ सिर्फ 3 विंडोज हैं। ये उस विमान का कॉकपिट है और अन्य भाग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ओके, तो आप एक बार ध्यान से देखिए, मैंने और जूम कर दिया है ताकि आप और कन्वीनियंटली देख पाए। देखिए, इस पे कितने सारे
खिड़कियां हैं वो आप मुझे बताइए। निश्चित रूप से अब जूम किए गए दृश्य में 3 विंडोज साफ दिख रही हैं। तो इस पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वो स्लिप कर गया, मतलब वो मुझे समझ में आ गया, ये जो है ना ये इसे कंबाइंड समझ रहा है, इस वजह से इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बाकी तो ये बहुत ज्यादा एडवांस मॉडल है। अब मैं इससे और भी चीजें पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए, ये प्लेन का क्रैश होने का क्या रीजन हो सकता है? जरा अच्छे से सिंपल हिंदी में बताइएगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है मुझे चीजों को। आप जस्ट मुझे ये बताइए कि रीजन क्या हो सकता है इसका क्रैश होने का। जरूर, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये शायद किसी तकनीकी खराबी या मानवीय भूल के कारण हुआ होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं? जी हाँ श्योर, मुझे बताइए कि और क्या कारण हो सकते हैं। जरूर, कुछ संभावित कारणों में खराब मौसम, पायलट की गलती या विमान में कोई तकनीकी खराबी शामिल हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन कारणों में से किसी पर अधिक जानकारी दूं? जी नहीं, अगर मान के चलिए पायलट की गलती होती है तो पायलट के लिए क्या सजा हो सकती है, आप मुझे ये बताएंगे। पायलट की गलती होने पर सजा अलग अलग हो सकती है। अगर पायलट की वजह से लोगों को शारीरिक नुकसान हुआ है तो उसे जेल हो सकती है या उस पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा उसका पायलट का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे? जी नहीं, और अगर ये कार्गो प्लेन है तो क्या इस पे पैसेंजर्स वाला वो केस लगेगा या फिर नहीं? हाँ, यदि ये विमान एक कार्गो विमान है तो यात्री विमान से अलग नियम लागू होंगे। कार्गो विमान में यात्रियों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि पायलट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि पायलट पर अभी भी ये जिम्मेदारी है कि वो कार्गो को सुरक्षित रखे और दुर्घटना से बचे। क्या आप इस मामले के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? जी नहीं, थैंक यू, आपने बहुत सारी चीजें बताई। अब मैं आपसे क्या मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मेरा एक मैथ का क्वेश्चन है और उसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या आप मुझे उस पर हेल्प कर पाएंगे? जरूर, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर सकूं। आप अपना गणित का सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक क्रुस्कल एल्गोरिदम दिया है, इसका आपको मैंने ग्राफ दे दिया है। मुझे इसका MST निकाल कर आप मुझे रिजल्ट दे दीजिए कि MST कितना आएगा, और एक्यूरेटली थोड़ा निकालिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। जरूर, क्रुस्कल के एल्गोरिथम का उपयोग करके ग्राफ का न्यूनतम स्पैनिंग ट्री खोजने में आपकी सहायता करने में मुझे खुशी हो रही है। इस ग्राफ के लिए न्यूनतम स्पैनिंग ट्री का कुल भार 39 होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने ये उत्तर कैसे प्राप्त किया? क्या ये 39 होगा? आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखिएगा हर एक नोड्स को कि कौन कौन से नोड्स कैसे कैसे कनेक्टेड है, ताकि आप एक्यूरेट मुझे रिजल्ट दे पाए। मेरा गलती हुई, आप सही कह रहे हैं। न्यूनतम स्पैनिंग ट्री का कुल भार 39 नहीं होगा बल्कि 37 होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं इस उत्तर तक कैसे पहुंचा? जी हाँ, आप मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये कैसे हो। जरूर, मैं आपको बता सकता हूं कि क्रुस्कल के एल्गोरिथम का उपयोग करके न्यूनतम स्पैनिंग ट्री की गणना कैसे करें। सबसे पहले हम ग्राफ में सबसे कम वजन वाले किनारे का चयन करते हैं जो कि 4 का भार वाला किनारा है। फिर हम अगला सबसे कम वजन वाला किनारा चुनते हैं जो कि 5 का भार वाला किनारा है। हम ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमारे पास स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए पर्याप्त किनारे न हों। इस ग्राफ के लिए इस क्रम में किनारे चुने जाएंगे: V5, V6, 4, V2, 5, 5, V5, V6, V7, 6, V4, 5, 7, V4, 5, 7, 8 और V4, 4, 10। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण। ओके ठीक है, चलिए ये मैं समझ गया कि आपने ये क्रुस्कल एल्गोरिदम तो सॉल्व कर दिया। आप मतलब कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट? हाँ, मैं गणित की कई समस्याओं को हल करने में सक्षम हूँ। क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न हैं जिनसे मैं आपकी सहायता कर सकूं? अभी मुझे फिलहाल तो मैथ्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ सीखना है, जानना है, तो क्या आप मुझे वो थोड़ा हेल्प कर देंगे? हाँ, जरूरत। आप मुझसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या आप किसी खास डेटा स्ट्रक्चर? तो देखिए, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो ये क्या है? पहले आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए, ये जो इमेज है ये क्या है? जरूर, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है। ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो नोड्स के पदानुक्रम का उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित करता है, जिसमें प्रत्येक नोड में अधिकतम 2 चाइल्ड नोड होते हैं। सबसे ऊपर का नोड रूट नोड होता है और नोड्स को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक नोड के बाईं ओर के सभी मान उस नोड के मान से कम हों और प्रत्येक नोड के दाईं ओर के सभी मान उस नोड के मान से अधिक हों। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और कुछ बताऊं? ओके, ये बाइनरी सर्च ट्री कौन से चैप्टर पे आता है या कौन से सब्जेक्ट पे आता है? आप मुझे पहले वो थोड़ा बताएंगे। हाँ, बाइनरी सर्च ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आमतौर पर कंप्यूटर विज्ञान के डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम विषय में पढ़ाया जाता है।
क्या आप इसके बारे में कोई और जानकारी जानना चाहते हैं? नहीं, ये तो मैंने समझ लिया कि चलो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और कौन से चैप्टर पे कौन से टॉपिक पे होता है, ये सब सभी चीजें मैंने समझ लिया। अब मुझे आप इसका इन ऑर्डर जो फॉर्म है वो मुझे बताइए कि इन ऑर्डर फॉर्म क्या होगा इस बाइनरी ट्री का। अब आप मुझे इसका सिंपल हिंदी में बताइए कि ये जो बाइनरी सर्च ट्री है इसका इन ऑर्डर क्या होगा। जरूर, मैं आपको हिंदी में बता सकता हूँ कुछ। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसका इन ऑर्डर 25, 30, 35, 45, 50, 60 होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये इन ऑर्डर कैसे निर्धारित किया गया? आप पहले एक बार मुझे थोड़ा स्लोली बताइए। आप नंबर्स को बहुत ज्यादा फास्ट बोल दे रहे हैं, तो मुझे स्लोली बताइए ताकि मैं नोट डाउन कर पाऊं। जरूर, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले 25, उसके बाद 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, उसके बाद 50 और आखिर में 60। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जी हाँ, मैंने समझ लिया। मुझे अब देखिए, सुनकर ये जो है अच्छा लगा। बहुत क्या मैं आपकी और खतरनाक कोई ये काम मदद कर करता है। सकता हूँ? ये जो इसने रिजल्ट दिया ना, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा क्रेजी रिजल्ट दे रहा है सभी चीजों का। मैंने इसे वेरिएशंस पे, अभी देखिए मैंने इमेज का पूछा, फिर एक्सेल पूछा, उसके बाद मैथ्स पूछा, अभी मैंने इससे डीएसए के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन, तो इसे भी ये इजीली बता रहा है। आप एक और चीज मुझे बताइए, मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि कैसे इस पे प्री ऑर्डर को मैं फाइंड आउट करूंगा इस ट्री का। जरूर, मैं समझा सकता हूँ कुछ। एक बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप पहले रूट पे जाइए, फिर लेफ्ट सब ट्री पर, फिर राइट सब ट्री पर जाइए। इस ट्री में प्री ऑर्डर 40, 30, 25, 35, 50, 45, 60 होगा। थोड़ा क्या आप ये एक बार स्पष्ट है? प्लीज स्लो बोलिएगा, मैं फिर से नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ। आप स्लोली बोलिए, जब नोट्स को बोल रहे हो तो आप थोड़ा स्लोली बोलिए ताकि मैं इजीली लिख। जरूर, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। प्री ऑर्डर को लिखने के लिए सबसे पहले 4 सीरी लिखें, फिर 30, फिर 25, फिर 35, फिर 50, फिर 45 और आखिर में 60 लिखें। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जी हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब आप मुझे एक और लास्ट इस पे बता दीजिए, अगर मुझे इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है तो मैं पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालूं? जरूर, पोस्ट ऑर्डर को निकालने के लिए पहले लेफ्ट सब ट्री पर जाए, फिर राइट सब ट्री पर और अंत में रूट पर। इस बाइनरी ट्री में पोस्ट ऑर्डर 25, 35, 30, 45, 60, 50, 40 होगा। क्या आप इसे एक बार समझ थोड़ा पा रहे स्लो हैं? बोलिएगा, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया फिर। जरूर, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पोस्ट ऑर्डर के लिए पहले 25 लिखें, फिर 35, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 50 और आखिर में 40 लिखें। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जी हाँ, मैं समझ गया। ओके, थैंक यू। जी हाँ, मैं एक यूपीएससी, आपको पता है यूपीएससी क्या होता है? हाँ, यूपीएससी भारत की एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं में भर्ती करती है। क्या आप यूपीएससी के बारे में और जानना चाहते हैं? नहीं, मुझे और नहीं जानना है। मैंने यूपीएससी का एक क्वेश्चन निकाला है, ये क्वेश्चन नंबर 1। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। प्रश्न 1 के अनुसार एक निरंतर नोट जो अन्य बातों के अलावा नीति, प्रक्रिया और नवीनतम स्थिति के इतिहास और विकास की व्याख्या करता है, जिसे मौजूदा नीति या प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक पूर्ण पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में और संसद के प्रश्नों या पूरक सामग्री के लिए नोट्स तैयार करने और प्रेरण या प्रशिक्षण सामग्री के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका सही उत्तर है स्टैंडिंग नोट है। क्या आप मुझसे दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहेंगे? क्या आप मुझे ऑप्शंस में से बताएंगे ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आपने कौन सा क्वेश्चन सर? जरूर, मैं आपको बता सकता हूँ। प्रश्न 1 के अनुसार सही उत्तर विकल्प सी यानी स्टैंडिंग नोट है। क्या आप अब अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे? जी हाँ, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का भी रिजल्ट बताइए, आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा। जरूर, प्रश्न 3 के अनुसार मानक प्रक्रिया पत्रक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, 3 और 4। क्या आप मुझसे दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहेंगे? आपने कौन सा आंसर बताया, मैं समझ नहीं पाया हूँ। देखिए नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। मुझे ऑप्शंस में से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। जरूर, मैं समझ गया। प्रश्न 3 के अनुसार सही उत्तर विकल्प ए है जो 1, 2, 3 और 4 इंचेस है। क्या अब आपको ये स्पष्ट है? क्या आप एक्यूरेटली करेक्ट बता रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये कोई और आंसर होगा। आप एक बार मुझे सही से बताइएगा। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती हुई। प्रश्न 3 के लिए सही उत्तर विकल्प सी है जो कि 2, 3 और 4 केवल है। क्या आप मुझसे दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे एक और आंसर दे दीजिए। मैं नीचे जाता हूँ और जैसे देखिए ये मेरे पास हिंदी में है आंसर क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आप रिजल्ट बताइए कि ये क्या होगा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट? जरूर, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ए नेमी रूटीन या आवृत्त्यात्मक रिपीटेटिव
मामले है। क्या आप करेक्ट हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ कुछ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और कुछ समझाऊं? जी नहीं, आप मुझे 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आप मुझे आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। जरूर। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर डी, अंतर विभागीय नोट है। क्या आपको इसके बारे में और कुछ जानने की इच्छा है? जी नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे और नहीं जानना है। सो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं दोस्तों, आप ये समझ पा रहे हैं कि ये मतलब यूपीएससी के आंसर्स दे रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा क्रेजी कर रहा है चीजें। मतलब मैंने इससे यूपीएससी में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे पूछा, तो इसने दोनों लैंग्वेज पे मुझे आंसर दे दिया, प्रॉपरली एक्यूरेट आंसर दे रहा है। थोड़ी बहुत तो अभी मिस्टेक्स होंगी एज वो लर्न कर रहा है, लेकिन उतना मुझे मतलब गलती दिखा नहीं। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी से यही पूछता ना, तो मैं उससे पूछते पूछते थक जाता और वो गलत मुझे रिजल्ट देता। उससे मैं बोलता कि क्या ये सही है, तो वो बोलता नहीं ये सही नहीं है, वो सही है, फिर वो सही नहीं है, वो सही है। वो 4 बार आंसर को पलट देता, लेकिन ये पलट भी नहीं रहा और ये एक्यूरेट दे रहा है। मतलब जो करेक्ट होना चाहिए वही दे रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पलट नहीं रहा है तो गलत आंसर दे रहा है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब ये हम लोग कब तक, मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब देखिए, ये हम लोग ने बहुत कुछ कर लिया, राइट। मतलब हम लोगों ने बेसिक्स एक्सेल पे सीख लिया कि कैसे एक्सेल के कमांड्स उससे देकर एक्सेल पे बात कर सकते हैं, एक्सेल के कैसे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने सीख लिया और साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे कोई इमेज को जानकारी ले ले, इमेज में क्या है नहीं है, उससे बातचीत कैसे करना है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज सीखा कि कैसे अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है उसे भी फाइंड आउट करवा सकते हैं। अब देखिए, ये सभी चीजें हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तो ध्यान से देखिए। अभी आपको मेरी कौन सी स्क्रीन दिख रही है, आप जरा मुझे ये कंफर्म करेंगे? जरूर। मैं प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सी 1, 3 और 4 फीट होने की पुष्टि कर सकता हूँ कुछ। क्या अभी कुछ आपको और मेरी है जो कौन मैं सी आपके लिए स्क्रीन कर दिख रही है? सकता? डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही है। इसमें एक वॉलपेपर, कुछ आइकन और एक फोल्डर भी है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? जी नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं जानना है। मुझे ये जानना है ना कि जैसे अगर मेरे पास कोई वीएस कोड में प्रॉब्लम है तो क्या आप मुझे वो सॉल्व करके बता पाएंगे? मुझे ये जानना है कि मेरे वीएस कोड में कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे वो हिंदी में अच्छे से समझा पाएंगे कि वो क्या है, कैसे उसे वर्क करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, और कोड को एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? जरूर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे ये जानने के लिए कुछ और जानकारी चाहिए कि तुम अपने वीएस कोड में क्या समस्याएं देख रहे हो। तो देखिए, ये मैंने एक कोड ओपन किया है। अब ये किस चीज के लिए कोड है, आप जरा मुझे पहले ये बताएंगे। ये जो मैंने पूरा फाइल ओपन किया है, फोल्डर्स ओपन की है, तो ये किस चीज के लिए? हाँ, जरूरत। ये एक पाइथन फाइल है और ऐसा लगता है कि ये जेंगो फ्रेमवर्क का हिस्सा है। विशेष रूप से ये फाइल यूआरएल पैटर्न को परिभाषित करती है जो आपके वेब एप्लीकेशन में विभिन्न यूआरएल को दृश्य फंक्शन से जोड़ती है। क्या इससे आपको मदद मिली? ओके, ये जैंगो क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा आप मुझे जैंगो के बारे में बताएंगे कि ये जैंगो क्या है? निश्चित रूप से। जेंगो एक उच्च स्तरीय पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बैटरी इंक्लूडेड दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक बड़ी संख्या में अंतर्निहित सुविधाएं हैं जो वेब एप्लीकेशन के विकास को आसान बनाती हैं। ये एक लोकप्रिय और शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सभी प्रकार की वेबसाइटों को बनाने के लिए किया जा सकता है। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं? जी नहीं, फिलहाल तो और प्रश्न नहीं है। अब एक चीज मुझे ये बताइए, मैंने एक कोड ओपन किया है, अब ये कोड किस चीज के लिए किया गया है मुझे ये जानना है। आप मुझे ये कोड एक्सप्लेन कर पाएंगे? निश्चित रूप। ये कोड जेंगो फ्रेमवर्क का हिस्सा है और इसका उपयोग होम पेज के लिए डेटा प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये कोड एक होम व्यू नाम का क्लास परिभाषित करता है जो एक व्यू है जो वेब पेज पर प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। इस व्यू के अंदर एक गठित फंक्शन को परिभाषित किया गया है जो एक डेटाबेस क्वेरी करता है जो वर्तमान स्टॉक के डेटा को फिल्टर करता है और एक लेबल्स और डेटास वेरिएबल बनाता है जिसमें स्टॉक आइटम के नाम और मात्राएं जमा हो जाती हैं। अंत में हाल ही में हुई बिक्री और खरीदारी का डाटा भी प्राप्त करता है। इस जानकारी को फिर वेब पेज पर प्रदर्शित करने के लिए एक टेम्पलेट को भेजा जाता है। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं? आप मुझे एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? लाइन नंबर 7 से लेकर नीचे जितने भी कोड है, आप मुझे एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, क्योंकि मेरा जो असाइनमेंट है, मीन्स ये मैंने प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट मारा है और मुझे ये समझाना है। जरूर, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कुछ लाइन 7 में ये होम व्यू नामक एक क्लास को परिभाषित करता है जो जेंगो फ्रेमवर्क में एक व्यू क्लास को इनहेरिट करता है। लाइन 8 में ये एक टेम्पलेट का नाम निर्दिष्ट करता है जिसका उपयोग व्यू को प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा जो इस स्थिति में होम
HRTOML है। लाइन 9 में उस गेट फंक्शन को परिभाषित किया गया है जो उस कोड को धारण करेगा जिसे तब निष्पादित किया जाएगा जब कोई उपयोगकर्ता वेब पेज को देखने के लिए कहता है। लाइन 10 और 11 में दो खाली लिस्ट, लेबल और डेटा बनाई गई हैं जिनका उपयोग स्टॉक वस्तुओं के बारे में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। लाइन 12 में ये स्टॉक वस्तुओं को फिल्टर करने के लिए एक डेटाबेस क्वेरी करता है जहां s_ डिलीटेड फील्ड फॉल्स है और परिणाम को क्वांटिटी फील्ड द्वारा क्रमबद्ध करता है। लाइन 13 में ये डेटाबेस से सभी स्टॉक वस्तुओं के माध्यम से लूप करता है। लाइन 14 में प्रत्येक स्टॉक आइटम के नाम को, 15 में प्रत्येक स्टॉक आइटम की मात्रा को, हॉट स्टॉक आइटम की मात्रा को हॉट स्टॉक आइटम्स लिस्ट में जोड़ता है। लाइन 16 और 17 में ये हाल ही में बिक्री और खरीदारी का डेटा प्राप्त करता है। लाइन 18 में ये सभी डेटा को कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी नामक एक डिक्शनरी में जोड़ता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका ओवरऑल समरी क्या है, ये क्या दिखाना चाह रहा है? हाँ, निश्चित रूप से इस कोड का मुख्य उद्देश्य एक वेब पेज के लिए डेटा तैयार करना है, विशेष रूप से एक होम पेज के लिए, ताकि उस वेब पेज पर सभी डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित किया जा सके। इसमें सभी स्टॉक आइटम, उनकी मात्रा और हाल ही में बिक्री और खरीदारी के बारे में जानकारी शामिल है। फिर इस सभी डेटा को कॉन्टेक्स्ट नामक एक शब्दकोश में रखा जाता है। अंत में नेक्स्ट रेंडर फंक्शन होम HTML टेम्पलेट के साथ कॉन्टेक्स्ट डेटा को प्रस्तुत करता है जिसका उपयोग होम पेज को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्या इससे आपको मदद मिली? जी हाँ, मुझे समझ में आ गया कोड और बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सब समझकर कि आपने मुझे कोड एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कोड था, मैंने क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। अब मैं एक और लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मैंने URLs लिखा है तो ये फाइल पे क्या करता है? URLs का मतलब जो हम लोग Django पे urls.py लिखते हैं तो इसका नीड क्या है? जरूरत जोल्स .py फाइल में URL पैटर्न को परिभाषित किया जाता है जो आपके वेब एप्लीकेशन के विभिन्न URL को व्यू फंक्शन से जोड़ते हैं। जब उपयोगकर्ता आपके एप्लीकेशन पर एक URL पर नेविगेट करते हैं तो Django urls.py फाइल को उस व्यू फंक्शन को खोजने के लिए उपयोग करता है जिसे उस URL के लिए निष्पादित किया जाना चाहिए। इस तरह फाइल एक मध्यस्थ की तरह काम करती है ताकि Django जान सके कि प्रत्येक URL पर कौन सा कोड चलाना है। क्या इससे आपको मदद मिली? जी हाँ, मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली। अब आप मुझे एक और लास्ट बताइए, अगर मुझे ये कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है, तो मैं कैसे रन करवा सकता हूँ? Django की जो कोड है उसे मैं रन कैसे करवाऊं? हाँ, जरूरत। Django कोड को रन करने के लिए आपको एक विकास सर्वर शुरू करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए आपको कमांड लाइन या टर्मिनल खोलना होगा, अपने Django प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में जाना होगा। मुझे टर्मिनल कैसे ओपन करूंगा मैं VS कोड में? आप मुझे ये स्टेप बताएंगे? निश्चित रूप VS कोड में एक टर्मिनल खोलने के लिए आप ऊपर मेनू पर टर्मिनल पर क्लिक कर सकते हैं और फिर न्यू टर्मिनल चुन सकते हैं। इससे VS कोड के निचले भाग में एक नया टर्मिनल खुल जाएगा। क्या आपके कोई और प्रश्न है? अब इसे अगर सपोज मुझे ये करना है कि रन करना है ये पूरे फाइल को, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा Django का? तो देखिए दोस्तों, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये ऐसा एक्सीड हो जाता है ना, मीन्स ये इसका जो टाइम है, जैसे अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये काफी लंबा हो चुका है, तो मैंने कई बार ऐसा ये रीसेट किया है। अब ये रीसेट मैंने क्या किया मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये आपके केस में भी आएगा, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जैसे अभी वो बोलते बोलते रुक गया, राइट? क्यों रुक गया? क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया। मीन्स वो 10 मिनट के लिए एक बार में वो 10 मिनट ही बात कर सकता है। उसके बाद फिर से मुझे रीस्टार्ट करना होगा। जैसे ये अभी ऐसा हो गया, आपके केस में वो टाइम लिमिट भी खत्म हो सकता है, तो आपको क्या है, फिर से इसे रीस्टार्ट करना होगा और फिर से उससे बात करना होगा। ओके, ये बार बार मैंने अभी किया है वीडियो में, ताकि क्या है, मतलब मैं आपको अनइंटरप्टेड चीजें दिखा पाऊँ, आपको ये दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया अभी। क्योंकि देखिए, ये आपको रीस्टार्ट करना होगा तभी ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करूंगा ये पूरा क्लोज हो जाएगा। देखिए, मैं रीस्टार्ट पे क्लिक किया, पूरा क्लोज हो गया। अब नया से फिर से आ गया, फिर से मैं शेयर स्क्रीन करूंगा एज जो मैंने आपको बताया, बस उसी तरीके से मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया एंड उसके बाद मैंने एंटायर स्क्रीन और स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया। अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे हिंदी में ये बताइए कि मैं ये कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, जो भी मेरे Django के फाइल्स है उसे मैं रन करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कैसे रन करूंगा? मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। So you want to know how to run your Django files from the terminal? हिंदी में बात कीजिए प्लीज। जरूर, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने Django फाइल्स को कैसे रन करें? जी हाँ। ठीक है, तो
Django फाइल्स को रन करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में कमांड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। फिर आपको ये कमांड टाइप करना होगा python manage.py run server smooths। इससे Django डेवलपमेंट सर्वर शुरू हो जाएगा। क्या आप ये कर सकते हैं? जी हाँ, ये मैं कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है और आपने करेक्ट आंसर दिया, इसी के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी गुड। आप सही कह रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? अब देखिए, मैंने इसे अप्रिशिएट कर दिया। अगर आप भी मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस एक्साइटिंग वीडियो के लिए, इस एक्साइटिंग टॉपिक के लिए, इस एक्साइटिंग फ्यूचरिस्टिक वीडियो के लिए, तो एक बार मुझे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्योंकि देखिए, आपका जो कमेंट है वो वैल्यूएबल होता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे फीडबैक मिलेगा कि कैसा लगा वीडियो, राइट। और इसी तरीके की और भी एक्साइटिंग वीडियोस में जरूर लाता रहूंगा। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस मिलती रहे। जी हाँ, ये तो मैंने समझ लिया। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मेरी स्क्रीन पे आपको क्या और दिख क्या मैं रही आपकी है? कुछ और मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, और मदद नहीं चाहिए। अब आपको मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रही है, मुझे ये बताइए। आपकी स्क्रीन पर एक डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप पर कुछ आइकन हैं जैसे माई नोटबुक, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, और खोद बैकग्राउंड में एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी है। अब मैं चाहता हूँ ना, मेरा सिस्टम जो है बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, तो मैं इसे फास्ट कैसे कर सकता हूँ? आप कुछ मुझे ये थोड़ा टिप देना चाहेंगे? जरूर। आपका सिस्टम धीमा चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। कुछ सुझाव हैं जिनसे आप इसे फास्ट कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? जी हाँ, प्लीज मुझे बताइए। सबसे पहले आप अनावश्यक प्रोग्राम्स को बंद कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोग्राम्स की जांच करें और उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। और अंत में डिस्क। ओके, ये कैसे करना है आप मुझे ये बताएंगे? मतलब स्टार्टअप प्रोग्राम्स को मैं कैसे ऑफ करूं, और भी जो आपने स्टेप्स बताई उसे मैं कैसे प्रोसीड करूं? एक एक स्टेप बताइए, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं एकदम टोटली फ्रेशर हूं। हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले टास्क बार पर राइट क्लिक करें। वहां पे आपको टास्क मैनेजर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्या आप ये कर सकते हैं? जी हाँ, इस तरीके का विंडो आएगा क्या? हाँ, टास्क मैनेजर इस तरह दिखेगा। अब स्टार्टअप एप्स पर क्लिक करें। मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उन सभी एप्स को चुनें जिन्हें आप स्टार्टअप पे नहीं चलाना चाहते, और फिर डिसेबल पे क्लिक करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने क्लिक तो किया, लेकिन डिसेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इसे कैसे डिसेबल करूं? क्षमा करें, मुझे ये याद नहीं आया कि आप एक आइटम को हाईलाइट करने के बाद डिसेबल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आप डिसेबल इसे बटन करने की कहाँ पे है? कोशिश? मुझे दिख नहीं रहा है सर, आप मुझे बताएंगे डिसेबल बटन कहाँ है? माफ करना, ये मेरी गलती है। जब आप एक ऐप को सिलेक्ट करते हैं तो डिसेबल बटन स्क्रीन के ऊपर की ओर होता है। क्या आपको ये दिख रहा है? जी हाँ, मैंने डिसेबल पे क्लिक कर, मैं तो इसे जानबूझ के ऐसे ट्रिक कर रहा था। मुझे तो वो पता है डिसेबल कैसे करते हैं, मैं इसे जानबूझ के पूछ रहा था। एज्यूम कर रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई चीज आपको नहीं पता, राइट, हो भी सकती है कि मुझे ना पता हो कुछ, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ तो वो कैसा एक्यूरेट रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैंने वो जानबूझ के इतना कंफ्यूजिंग करके उससे। ओके, तो देखिए, ये मैंने डिसेबल कर दिया है। अब इस पे कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहे हैं, आप मुझे जरा ये बता पाएंगे? आप मुझे ये बताइए, ये जो प्रोसेसेस है, कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहे हैं मेरे सिस्टम? आप मुझे ये जरा बताना चाहेंगे, और अच्छे से हिंदी में बताइएगा। जरूर जरूर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से प्रोसेस सबसे ज्यादा रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल क्रोम 1000 मेगाबाइट से ज्यादा रैम का उपयोग कर रहा है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद डेस्कटॉप विंडो मैनेजर है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए? जी हाँ श्योर, मुझे बताइए। जी हाँ श्योर, आप मुझे ये बताइए कि मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता। जरूर, मैं बता सकता हूँ कि आप इन प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले, क्या आप गूगल क्रोम को बंद करना चाहते हैं? जी नहीं, मैं गूगल क्रोम को बंद नहीं करना। ठीक है, आप गूगल क्रोम को बंद नहीं करना चाहते हैं। क्या आप अभी भी जानना चाहते हैं कि उन प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए? जी हाँ। ठीक है, टास्क मैनेजर में आप किसी भी प्रक्रिया पर राइट क्लिक करके और फिर एंड टास्क चुनकर उसे बंद कर सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि किसी प्रक्रिया की प्राथमिकता को कैसे बदला जाए ताकि हाँ। उसे अधिक? ठीक है, आप किसी भी प्रक्रिया पर राइट क्लिक करके और फिर गो टू डिटेल्स चुनकर आप उस प्रक्रिया के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम, मेमोरी, उपयोग और अन्य जानकारी। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि किसी प्रक्रिया के लिए प्राथमिकताओं को कैसे सेट किया जाए? जी श्योर, मुझे बताइए। जरूरत डिटेल्स टैब, आप किसी प्रक्रिया पर राइट क्लिक करके फिर सेट प्रायोरिटी चुनकर आप उस प्रक्रिया के लिए प्राथमिकता सेट कर सकते हैं। इससे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्रक्रिया को कितनी CPU शक्ति मिलती है। आप किस प्रक्रिया के बारे में ये जानना चाहते हैं? ओके, तो अभी मैंने कौन सा प्रक्रिया सिलेक्ट किया है, आप मुझे ये बताएंगे? कौन से एप्लीकेशन को मैंने सिलेक्ट किया है? जरूर, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चुना है।
क्या आप इसकी प्राथमिकता को बदलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़्यादा मेरा सीपीयू या फिर रैम कंज्यूम ना। ठीक है, आप एक्सेल पर राइट क्लिक करके फिर सेट प्रायोरिटी और लो चुनकर आप एक्सेल को अपने सीपीयू और रैम का कम उपयोग करने के लिए सेट कर सकते हैं। क्या आप कोई और बदलाव करना? जी नहीं, तो देखिए ये तो मेरा काम कर दिया, मैं अभी सेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो सेटिंग्स है वो प्रॉपर है और मेरा सिस्टम स्लो नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा था कि इससे मैं इस तरीके से आंसर ले सकता हूँ। जो भी मेरा प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, वो मुझे रिजल्ट दे देगा। अब मैं एक और चीज इससे पूछ लेता हूँ। आप एक चीज मुझे बताइए, मेरा जो सी ड्राइव है वो बहुत ज्यादा फुल हो चुका है, तो मैं उसे कैसे खाली करूं? आप देख पा रहे हैं मेरे सी ड्राइव पे कितना स्टोरेज बचा है? हाँ, मैं देख सकता हूँ कि आपकी सी ड्राइव पर 24 GB खाली जगह है। कुछ फाइलों को हटाकर या किसी बाहरी ड्राइव में ले जाकर आप जगह खाली कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि विंडोज में कौन सी फाइलें सबसे ज्यादा जगह ले रही हैं? जी श्योर, डेफिनेटली मुझे यही जानना है कि कौन सी जो फाइल्स है वो बहुत ज्यादा जगह लेकर है अनवांटेड। जरूर, मैं बता सकता हूँ कि आप विंडोज में कौन सी फाइलें सबसे ज्यादा जगह ले रही हैं। क्या आप सिस्टम सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं? जी डेफिनेट। ठीक है, विंडोज सेटिंग्स में आपको स्टोरेज सेटिंग पर जाना होगा। वहां आप ये देख पाएंगे, मैं कैसे जाऊंगा? स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फिर गियर आइकन पे क्लिक करके आप विंडोज सेटिंग तक पहुंच सकते हैं। क्या आपको वो मिल गया? जी हाँ, मैंने ये सेटिंग खोल लिया। क्या यही है? हाँ, यही विंडोज सेटिंग्स है। अब आप स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप उन फाइलों और एप्स को देख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर पर सबसे अधिक स्टोरेज ले रहे हैं। क्या आप इस बारे में कोई स्टोरेज सेटिंग नहीं दिख रही है? ओह माफ करना, ये थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। स्क्रीन के दाईं ओर रेकमेंडेड सेटिंग्स सेक्शन के तहत स्टोरेज पर क्लिक करें। क्या आपको ये मिला? जी मिल गया। अच्छा, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइलें सबसे ज्यादा जगह ले रही हैं। क्या आप ये देखना चाहेंगे कि आप अस्थायी फाइलों को कैसे साफ कर सकते हैं? जी डेफिनेट। ठीक है, आप अस्थायी फाइलें पर क्लिक करके उन फाइलों को देख सकते हैं जिन्हें आप हटा सकते हैं। फिर आप उन फाइलों को साफ करने के लिए फाइलों को हटाएं पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आप अस्थायी फाइलों को हटाना चाहेंगे? जी हाँ, कैसे हटाऊंगा आप मुझे ये बताइए। निश्चित रूप से हटाएं पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने उन सभी बॉक्स को चेक कर लिया है जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। फिर उन्हें हटाने के लिए फाइलें हटाएं बटन पर क्लिक करें। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं क्लिक कर दूं? हाँ, आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्थान खाली करना शुरू कर देगा। क्या आप क्लिक करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब उसके बाद एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्या क्लिक करूँ? और इस पे कह रहा है कि आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या कोई मेरा कंप्यूटर के फाइल्स को डिलीट कर रहा है या क्या है? ये टेम्पररी फाइल्स है क्या? हाँ, ये केवल अस्थायी फाइलें हटाएगा जो कंप्यूटर के उपयोग के दौरान बनाई जाती हैं। इनमें डाउनलोड की गई फाइलें, थंबनेल और अन्य अस्थायी डेटा शामिल हैं। अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो आप जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ और ये मेरे पास कट हो चुका है, राइट? तो देखिए, ये हम लोगों ने समझा कि अपने कंप्यूटर को भी कैसे प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, राइट? मतलब हमारे पास प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो हम लोग खुद ब खुद सभी चीजों को कर सकते हैं। अब ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू आइडिया दे दिया कि देखिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं इस एआई मॉडल से, राइट? मतलब ये जो हम लोगों का एआई स्टूडियो है गूगल का, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। मतलब वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अभी मतलब कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। और ये हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखा कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझा। तो अगर आपको ये सब सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको मेरी मेहनत पसंद आ गई तो मेक श्योर एक बार मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।